हेलो स्टूडेंट, मैं हूँ रीना। आप देख रहे हो रीना अकेडमी चैनल। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, इसे सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें ताकि मेरी अगले आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मैं अपने आज के इस वीडियो में आपके लिए लाई हूँ एनसीईआरटी क्लास 5th हिंदी पुस्तक रिमझिम का लेसन नंबर 12 यानी पाठ 12, जिसका शीर्षक है गुरु और चेला। तो बच्चों, ये एक कविता है जिसे लिखा है श्री सोहन लाल द्विवेदी जी ने। तो आप सभी बने रहिए अंत तक इस वीडियो के साथ। इस वीडियो के अंत तक आपको इस कविता की संपूर्ण व्याख्या और कुछ कठिन शब्दों के अर्थ देखने को मिलेंगे। तो आइए अब हम इस कविता को पढ़ते हैं और इसकी व्याख्या समझते हैं। गुरु एक थे और था एक चेला, चले घूमने पास में था नधेला। चले चलते चलते मिली एक नगरी, चमाचम थी सड़के चमाचम थी डगरी। मिली एक ग्वालिन धरे शीस गगरी, गुरु ने कहा तेज ग्वालिन न भगरी। बता कौन नगरी बता कौन राजा, कि जिसके सुयस का यहाँ बजता बाजा। तो बच्चों, यहाँ पे पहले हम इन दोनों पंक्तियों का अर्थ समझेंगे। तो देखिए, गुरु मतलब गुरु और चेला थे दो लोग। तो धेला का अर्थ होता है यहाँ पे रुपए पैसे, ठीक है। नगरी मतलब कोई शहर था, और सड़कें सबको पता है। डगरी मतलब होता है रास्ता, यानी जैसे खड़ंजा वगैरह रास्ता होते हैं ना, कुछ कच्चे रास्ते, उसको डगरी बोलते हैं। ग्वालिन जो दूध बेचने वाली स्त्री होती है। शीश मतलब सर, गगरी यानी मटका, और सुयश मतलब होता है किसी के द्वारा किए गए काम से उसका नाम हो जाना बहुत ज्यादा, उसको सुयश बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो आइए अब हम इन दोनों पंक्तियों की व्याख्या समझाते हैं। गुरु एक थे और था एक चेला, यानी एक गुरु थे और उनका एक चेला यानी उनका एक शिष्य था। वे दोनों घूमने के लिए निकल पड़े, लेकिन उनके पास धेला यानी पैसा नहीं था। चलते चलते वे सब एक ऐसी नगरी में पहुंचे जहां पर सड़कें और वहां के रास्ते बिल्कुल चमाचम थे, यानी चमक रहे थे। तभी गुरु और चेला को एक ग्वालिन दिखी, यानी दूध बेचने वाली स्त्री दिखी, जिसने सिर पर दूध की गगरी रखी थी। तो गुरु ने कहा ग्वालिन से, ऐ ग्वालिन, तुम इतना तेज मत जाओ, मुझे पहले बता दो कि ये नगरी कौन सी है और यहाँ का राजा कौन है। उस राजा के द्वारा किए गए कामों को देख करके मुझे लगता है कि उसके सुयस का यहाँ बाजा बजता होगा, यानी सभी लोग उसको बहुत ज्यादा चाहते होंगे। अब आगे की पंक्तियां हैं बच्चों। कहा बढ़ के ग्वालिन ने महाराज पंडित, पधारे भले हो यहाँ आज पंडित। यह अंधेर नगरी है अनबुझ राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा। गुरु ने कहा जान देना नहीं है, मुसीबत मुझे मोल लेना नहीं है। न जाने की अंधेर हो कौन क्षण में, यहाँ ठीक रहना समझता न मन में। तो बच्चों, अब इन दोनों पंक्तियों का जो कठिन शब्द है उसका अर्थ हम आपको बताएंगे। तो यहाँ पे पधारे मतलब यहाँ पे आप आए हो हमारे सौभाग्य से। पधारना मतलब आना। और टका जैसा कि बच्चों हमारे भारत देश की मुद्रा है, रुपया है, तो उसी तरह बांग्लादेश की मुद्रा टका है। टका मतलब 1 रुपये होता है। भाजी मतलब सब्जी, और खाजा एक मिठाई का नाम है, और शेर होता है वजन, ठीक है। जैसे 1 किलो होता है, इस तरह 1.5 किलो को एक शेर बोलते हैं। और मुसीबत मतलब परेशानी, मोल लेना मतलब मुझे फंसना नहीं है, क्षण मतलब होता है क्षण में, ठीक है। तो अब आइए इसकी व्याख्या हम समझ लेते हैं। कहा बढ़ के ग्वालिन ने महाराज पंडित, पधारे भले हो यहाँ आज पंडित, यानी गुरु की बात सुन करके ग्वालिन ने कहा महाराज पंडित, आप हमारे यहाँ इस नगर में पधारे हो, हमारा सौभाग्य है। और ये अंधेर नगरी है, यानी इस नगरी का नाम है अंधेर नगरी, और यहाँ का राजा का नाम है अनबुझ राजा। और यहाँ पे 1 रुपए में यानी 1 टके में 1 सेर भाजी और 1 ही रुपए में 1 सेर खाजा भी मिलता है। तो गुरु ने ग्वालिन की बात को सुना और कहा, मुझे अपनी जान नहीं देनी है और मुझे अपनी जान को मुसीबत में नहीं डालना है, अर्थात मुझे मुसीबत मोल नहीं लेनी है। तो बच्चों, मुसीबत मोल लेना एक यहाँ पे मुहावरा है, ठीक है, जिसका अर्थ होता है कि अपनी जान मुसीबत में नहीं डालनी। फिर आगे गुरु कहते हैं कि न जाने किस क्षण में मुझे यहाँ पे अंधेर हो जाए, यानी मुझे किसी मुसीबत का सामना करना पड़े, इसलिए मैं यहाँ पे रहना ठीक नहीं समझता हूँ। आगे है, गुरु ने कहा किंतु चेला न माना, गुरु को विवश हो पड़ा लौट जाना। गुरु जी गए रह गया किंतु चेला, यही सोचता हूँगा मोटा अकेला।
तो बच्चों जो गुरुजी थे वे वहां से वापस चले गए, लेकिन मतलब वापस जाने की बात जो है चेले से कहने लगे, लेकिन चेला उनकी बात को नहीं माना और गुरु को विवश होकर यानी परेशान होकर वहां से वापस लौट जाना पड़ा। तो गुरुजी तो चले गए, किंतु उनका चेला यानी उनका जो शिष्य था वो वहीं पर अकेला रह गया और अपने मन में सोचने लगा चेला कि मैं यहाँ पर रहकर खूब खा पी कर मोटा हो जाऊंगा। चला हाट को देखने आज चेला, तो देखा वहां पर अजब रेल पेला। टके शेर हल्दी टके शेर जीरा, टके शेर ककड़ी टके शेर खीरा, टके शेर मिलती थी रबड़ी मलाई, बहुत रोज उसने मलाई उड़ाई। सुनो और आगे का फिर हाल ताजा, थी अंधेर नगरी था अनबुझ राजा। तो बच्चों इन पंक्तियों का अर्थ हम आपको बताएंगे। तो हाट मतलब होता है बाजार, ठीक है, और रेलपेला मतलब बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ वाला स्थान। हल्दी सबको पता है हल्दी, जीरा ककड़ी खीरा, और रबड़ी मलाई एक प्रकार की एक मिठाई है, ठीक है। तो अब देखिए इसका व्याख्या हम आपको बताएंगे कि एक दिन चेला जो है वहां का जो अंधेर नगरी का बाजार था उसे देखने चला गया बाजार में। तो वहां क्या देखता कि बहुत ही ज्यादा अजब सी वहां पे भीड़ भाड़ हो रखी है और वहां पे एक जगह पे 1 रुपए यानी 1 टके से 1 सेर हल्दी मिल रही है, तो टके से 1 सेर जीरा मिल रहा है, 1 रुपए की 1 सेर ककड़ी, तो 1 रुपए की 1 सेर खीरा मिल रहा है, और टके शेर की ही उसको रबड़ी मलाई नाम की एक मिठाई होती है वो भी मिल रही है जो कि बहुत महंगी मिलती है। जो चेला था वो 1 टके में उसने बहुत दिन तक खूब मलाई उड़ाई यानी खूब उसने मलाई खाई। तो अब आगे का जो हाल है वो आगे सुनिए कि यहाँ अंधेर नगरी ये थी और यहाँ का राजा अनबुझ था। तो इसमें आगे का हाल अगली पंक्तियों में बताएंगे। बरसता था पानी चमकती थी बिजली, थी बरसात आई दमकती थी बिजली, गरजते थे बादल झमकती थी बिजली, थी बरसात गहरी धधकती थी बिजली, धमकती थी बिजली। गिरी राज्य की एक दीवार भारी, जहां राजा पहुंचे तुरंत ले सवारी, झपट संतरी को डपट कर बुलाया, गिरी क्यों यह दीवार किसने गिराया। तो बच्चों अब आगे की का जो हाल है कहानी अंधेर नगरी की ये है कि बरसात आ गई थी, बहुत ज्यादा बिजली चमकते हुए बारिश हो रही थी, बिजली चमक रही थी, गरज रही थी, झमक रही थी, बादल बरस रहे थे, गरज रहे थे, मतलब बहुत ज्यादा बरसात होने लगी। तो बरसात के वक्त ही राज्य की एक बहुत ही भारी सी दीवार गिर गई। तो राजा जब इस बात को सुने तो वो तुरंत यानी जल्द ही झटपट अपनी सवारी लेकर वहां पर उस स्थान पर पहुंचे जहां पर दीवार गिरी थी, और संतरी संतरी मतलब होता पहरेदार यानी पहरा देने वाला नौकर, पहरेदार द्वारपाल जो भी आप समझ लीजिए। तो उन्होंने झपट कर यानी डांट कर पहरेदार को बुलाया और पूछा उससे कि यह दीवार क्यों गिर गई, किसने इस दीवार को गिराया है। कहा संतरी ने महाराज साहब, न इसमें खता मेरी न मेरा कर्तव्य, यह दीवार कमजोर पहले बनी थी, इसी से गिरी यह न मोटी घनी थी। तो बच्चों संतरी हमने आपको बताया, संतरी मतलब द्वारपाल या पहरा देने वाला जो नौकर होता है, खता यानी मेरी गलती दोष, कर्तव्य मतलब मेरा कुछ भी काम इसमें नहीं है, और मोटी घनी मतलब बहुत ही ज्यादा मोटी नहीं थी। अब इसकी व्याख्या है। तो महाराज की बात को सुनकर उस संतरी ने उस पहरेदार ने कहा साहब इसमें मेरी कोई खता यानी गलती नहीं है, न तो मेरा इसमें कोई काम है, यह दीवार पहले से ही कमजोर बनी हुई थी, बस इसी वजह से गिरी क्योंकि यह मोटी यानी बहुत ज्यादा मोटी और घनी नहीं बनी थी। खता कारीगर की महाराज साहब, न इसमें खता मेरी या मेरा कर्तव्य, बुलाया गया कारीगर झट वहां पर, बिठाया गया कारीगर झट वहां पर, कहा राजा ने कारीगर को सजा दो, खता इसकी है आज इसको कजा दो, कहा कारीगर ने जरा की न देरी, महाराज इसमें खता कुछ न मेरी। अर्थात बच्चों महाराज को जब लगा यानी राजा अनबुझ को जब लगा कि इसमें खता यानी दोष कारीगर का है जिसने उस दीवार को बनाया है, तो तुरंत जो है उसने कहा संतरी ने कि इसमें मेरी कोई खता मेरी कोई गलती नहीं है, तो कारीगर की गलती है। तो उसी ऐसी बातें सुनकर महाराज ने तुरंत वहां पे झट से कारीगर को बुलाया और वहां पर कारीगर को पकड़कर लाया गया झट से। तो महाराज ने कहा कि कारीगर की गलती है इसलिए इसको सजा दो,
इसकी खता है, आज इसको इसकी खता की यानी इसकी गलती की सजा मिलनी चाहिए। तो कारीगर ने बिना कोई गलती की देरी किए हुए तुरंत ही उसने जवाब दिया कि महाराज, इसमें मेरी कोई खता यानी गलती नहीं है। यह भिस्ती की गलती, यह उसकी शरारत, किया गारा गीला उसी की यह गफलत। कहा राजा ने जल्द भिस्ती बुलाओ, पकड़ कर उसे जल्द फांसी चढ़ाओ। चला आया भिस्ती हुई कुछ न देरी, कहा उसने इसमें खता कुछ न मेरी। यह गलती है जिसने मशक को बनाया, कि ज्यादा ही जिसमें था पानी समाया। तो बच्चों, भिस्ती मतलब होता है लेबर। लेबर अर्थात जो घर बनाने में मिस्त्री का जो सहयोग देते हैं, जो सीमेंट वगैरह पानी में डालकर मसाला तैयार करते हैं, उसको भिस्ती बोलते हैं। शरारत यानी गलती। गारा जो सीमेंट, बालू और गिट्टी को मिलाकर पानी डाल के मसाला तैयार किया जाता है, उसको गाला कहते हैं। गफलत यानी गलती। ठीक है। तो मशक मतलब होता है एक चमड़े का बना हुआ कपड़ा जिसमें पानी भर करके जो मसाला तैयार किया जाता था पुराने जमाने में। ठीक है। अब इसकी व्याख्या है, यह भिस्ती की गलती है उसकी शरारत, यानी जब कारीगर को पकड़ कर लाया गया उसको सजा देने के लिए, तो कारीगर ने कहा कि महाराज, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, भिस्ती की गलती है, जिसने गारे को गीला कर दिया था, यह उसी की शरारत है। तो राजा ने कहा तुरंत जाके भिस्ती को बुलाओ और उसे पकड़ कर लाकर फांसी पर चढ़ा दो। तो भिस्ती भी आया और बिना कुछ देरी किए हुए उसने कहा, महाराज, मेरी कोई खता नहीं है, कोई गलती नहीं है। यह गलती तो उसकी है जिसने मशक को बनाया था। जिसमें मशक बड़ा बन गया था तो उसमें पानी भी ज्यादा आ गया। तो बच्चों देखिए, ये देखिए, इसको मशक बोलते हैं। इसी में पानी भर करके यहाँ से पानी जो गारा बनाने के लिए निकाला जाता है। अब आगे है, मशक वाला आया हुई कुछ न देरी, कहा उसने इसमें खता कुछ न मेरी। यह मंत्री की गलती है, मंत्री की गफलत, उन्हीं की शरारत, उन्हीं की है हिकमत। अर्थात मशक वाला यानी इस चमड़े का बना हुआ जो ये है पानी भरने के लिए, इसको जो सिल के बनाने वाला था वो भी आ गया। और गफलत यानी गलती होती है, शरारत तो सबको पता है, हिकमत यानी ये उन्हीं की जो है जबरदस्ती थी, उन्होंने ऐसा काम किया। तो मशक वाला भी आ गया, बिना कुछ देरी किए हुए उसने कहा कि महाराज, इसमें मेरी कोई गलती नहीं, कोई दोष नहीं है, यह मंत्री जी की गलती है, मंत्री ने ही ये गलती की है, ये उन्हीं की शरारत है, उन्हीं की ये हिकामत है, यानी उन्हीं की हिम्मत हुई है कि उन्होंने ऐसा किया। आगे है, बड़े जानवर का था चमड़ा दिलाया, चुराया न चमड़ा मशक को बनाया। बड़ी है मशक खूब भरता है पानी, ये गलती न मेरी, यह गलती बिरानी। है मंत्री की गलती तो मंत्री को लाओ, हुआ हुक्म मंत्री को फांसी चढ़ाओ। चले मंत्री को लेके जल्लाद फौरन, चढ़ाने को फांसी उसी दम उसी क्षण। तो बच्चों, अभी हमने आपको बताया ना, मशक जो है किसी जानवर के चमड़े की बनती है। तो उस मशक वाले ने कहा कि मुझे मंत्री जी ने बड़े जानवर का चमड़ा दे रखा था, इसलिए मैंने चमड़े को चुराया नहीं और जितनी बड़ी मशक बनी मैंने उसको बना दिया। तो बड़े जानवर के चमड़े के नाते मशक जो है बड़ी बन गई, उसमें पानी बहुत ज्यादा आता है। तो ये मेरी गलती नहीं है, ये तो बिरानी गलती हो गई, क्योंकि मैंने ये गलती की नहीं है, ये मंत्री की गलती है। तो मंत्री को पकड़ कर लाओ। राजा ने ऐसा हुक्म दिया और जल्लाद को, जल्लाद मतलब जो फांसी देने वाले होते हैं आदमी, उनको जल्लाद बोलते हैं। तो राजा ने हुक्म दिया कि मंत्री को पकड़ कर लेके आओ जल्लाद, और फौरन उसे उसी दम उसी क्षण बिना गंवाए ही मंत्री को फांसी पर चढ़ा दो। आगे है, मगर मंत्री था इतना दुबला दिखाता, न गर्दन में फांसी का फंदा था आता। कहा राजा ने जिसकी मोटी हो गर्दन, पकड़ कर उसे फांसी दो तुम इसी क्षण। चले संतरी ढूंढने मोटी गर्दन, मिला चेला खाता था हलवा दनादन। कहा संतरी ने चले आप फौरन, महाराज ने भेजा न्योता इसी क्षण। तो बच्चों, जब मंत्री को पकड़कर लाया गया फांसी देने के लिए, तो मंत्री बहुत ज्यादा दुबले पतले थे। फांसी का फंदा मंत्री के गर्दन में बहुत बड़ा आ रहा था। तो महाराज ने कहा कि किसी मोटी गर्दन वाले व्यक्ति को पकड़ कर लाओ, फांसी जो है देनी जरूरी है, इसीलिए किसी मोटी गर्दन वाले व्यक्ति को इसी क्षण यानी इसी वक्त पकड़ कर लाओ, उसको फांसी दी जाएगी। तो जो संतरी था, जो महाराज का नौकर था, वो उसी वक्त जो है मोटी गर्दन वाले व्यक्ति को ढूंढने के लिए निकल पड़ा। तो उनको जो चेला था गुरु का, वो हलवा बहुत ही दनादन जल्दी जल्दी वो हलवा खाता हुआ मिल गया।
बाजार में। तो महाराज ने संतरी ने कहा कि चेले आप फौरन चलिए, महाराज ने आपको न्योता देकर इसी क्षण यानी इसी वक्त आपको राजमहल बुलाया है। बहुत मन में खुश हो चला आज चेला, कहा आज न्योता छकूंगा अकेला। मगर आके पहुंचा तो देखा झमेला, वहां तो जुड़ा था अजब एक मेला। यानी जब चेले ने सुना कि महाराज ने उसको न्योता देके बुलाया है, तो वो अपने मन में सोचते हुए जाने लगा कि मैं आज महाराज के यहाँ अकेला जा रहा हूँ, तो खूब छक के वहां पे न्योता यानी भोजन करूंगा और आनंद लूंगा। तो जब मौके पर आके पहुंचता है जहाँ पे जाना था चेला, तो वहां उसको झमेला समझ में आता है कि यहाँ क्या हो रहा है। यहाँ तो अजीब अजीब सी जो है कि वहां पे कुछ हालत हो रखी थी। यह मोटी है गर्दन इसे तुम बढ़ाओ, कहा राजा ने इसको फांसी चढ़ाओ। कहा चेले ने कुछ खता तो बताओ, कहा महाराज ने चुप न बकबक मचाओ। मगर था न बुद्धू था चालाक चेला, मचाया बड़ा ही वहां पर झमेला। कहा पहले गुरुजी के दर्शन कराओ, मुझे बाद में चाहे फांसी चढ़ाओ। अर्थात बच्चों, जब मोटी गर्दन वाले चेले को पकड़ कर ले जाया गया, तो महाराज ने हुक्म दिया कि इसकी मोटी गर्दन है, इसे तुरंत फांसी पर चढ़ा दो। तो चेले ने कहा महाराज मेरी गलती तो मुझे बताओ, मुझे क्यों फांसी पर चढ़ाया जा रहा है। तो राजा ने कहा चुप हो जाओ, तुम बकबक मत करो, यानी बहुत ज्यादा मत बोलो, शोर मत मचाओ। मगर बच्चों बुद्धू यानी वो चालाक बुद्धू नहीं था, मूर्ख नहीं था। वो जो चेला था वो चालाक था, बिल्कुल भी मूर्ख नहीं था। वह वहां पे बहुत ही ज्यादा झमेला करने लगा, यानी बात को बढ़ाने लगा और बोला मुझे पहले मेरे गुरुजी के दर्शन करा दो, मैं उनके दर्शन कर लूंगा, तो बाद में चाहे मुझे फांसी पर ही चढ़ा देना। गुरुजी गुरुजी बुलाए गए झट वहां पर, कि रोता था चेला खड़ा था जहां पर। गुरुजी ने चेले को आकर बुलाया, तुरंत कान में मंत्र कुछ गुनगुनाया। झगड़ने लगे फिर गुरु और चेला, मचा उनमें धक्का बड़ा रेल पेला। गुरु ने कहा फांसी पर मैं चढ़ूंगा, कहा चेले ने फांसी पर मैं चढ़ूंगा। अर्थात बच्चों चेले के कहने पर यानी शिष्य के कहने पर वहां पर गुरुजी बुलाए गए तुरंत ही। जहां पर उनका चेला खड़ा होकर रो रहा था, गुरुजी वहां पर गए और उन्होंने चेले के को बुलाकर अपने पास उसके कान में कुछ मंत्र गुनगुनाया, यानी कुछ बातें बताई। फिर क्या था, चेला और गुरु दोनों आपस में झगड़ने लगे। उनके बीच में बहुत ही धक्का होने लगा, भीड़ भाड़ होने लगी, ठेलम ठेला होने लगा। गुरु कह रहा था मैं फांसी पर चढ़ूंगा और चेले का कहना था कि फांसी पर मैं चढ़ूंगा। हटाए न हटते अड़े ऐसे दोनों, छुटाए न छुटते लड़े ऐसे दोनों। बढ़े राजा फौरन कहा बात क्या है, गुरु ने बताया करामात क्या है। तो बच्चों वे दोनों गुरु और चेले आपस में लड़ रहे थे और ऐसे अड़े हुए थे अपनी बात पर कि हटाए पर भी नहीं हट रहे थे और लड़ाई को छुड़ाने पर भी नहीं छोड़ रहे थे। तो फौरन यानी तुरंत ही राजा गुरु और चेले के पास बढ़कर गए और पूछे कि बात क्या है, आप लोग क्यों को कह रहे हो कि फांसी पर मैं चढ़ूंगा, फांसी पर मैं चढ़ूंगा। तो गुरु ने कहा कि आज बहुत ही करामाती बात है, यानी बहुत ही चमत्कारी बात है। चढ़ेगा जो फांसी मुहूर्त है ऐसी, न ऐसी मुहूर्त बनी बढ़िया जैसी। वह राजा नहीं चक्रवर्ती बनेगा, यह संसार का छत्र उस पर तनेगा। अर्थात गुरु ने कहा आज मुहूर्त यानी मुहूर्त है, आज बहुत ही अच्छा मुहूर्त है, बहुत ही अच्छा समय है। जो इस समय फांसी पर चढ़ जाएगा वो राजा नहीं, अगले जन्म में वो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, यानी पूरी दुनिया पर राज करेगा। चक्रवर्ती यानी पूरी दुनिया पर इकलौता राज्य करने वाला इंसान। और यह जो संसार है, ये जो दुनिया है, इसकी जो है छत्र छाया उस पर तनी रहेगी, यानी पूरी दुनिया पर राज करने वाला वो इकलौता राजा या सम्राट बन जाएगा। कहा राजा ने बात सचगर यही, गुरु का कथन झूठ होता नहीं है। कहा राजा ने फांसी पर मैं चढ़ूंगा, इसी दम फांसी पर मैं ही टंगूंगा। चढ़ा फांसी राजा बजा खूब बाजा, प्रजा खुश हुई जब मरा मूर्ख राजा। बजा खूब घर घर बधाई का बाजा, थी अंधेर नगरी था अनबुझ राजा। यानी इन पंक्तियों की व्याख्या है बच्चों। राजा ने कहा क्या यह बस बात सही है।
तो गुरु ने कहा कि जो गुरु होते हैं वे कभी झूठ नहीं बोलते, अर्थात मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। तो गुरु की बात को सुनकर राजा तुरंत फांसी पर बोला कि मैं ही चढ़ूंगा, और उसी दम यानी उसी वक्त जो है राजा जो था वो फांसी पर चढ़ गया। तो जब राजा फांसी पर चढ़ गया तो उसके राज्य में बहुत ही ज्यादा बाजा बजने लगा, और वहां की प्रजा बहुत खुश हो गई। क्यों खुश हो गई? क्योंकि उनको मूर्ख राजा से छुटकारा मिल गया, और घर घर खूब बाजा बजने लगा। सब लोग एक दूसरे को बधाई देने लगी। वो अंधेर नगरी थी और वहां का राजा अनबुझ था। तो बच्चों, ये रही इस कविता की संपूर्ण व्याख्या और कुछ कठिन शब्दों के अर्थ। तो अब हम इसके प्रश्न अभ्यास को इसके पार्ट 2 में करेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू।